आज हम लोग बात करेंगे मणिपुर के बारे में। बात सब कुछ मणिपुर में सही चल रहा था। अगर इतिहास उठा के देखा जाए मणिपुर का, तो इसमें जो भी आज तक शासक हुए हैं सभी लोग मेइतेई समूह से। अगर ओवरऑल इसका कंक्लूजन देखा जाए तो राज्य सरकार चाहती तो रोक सकती थी, हिंसा को रोक सकती थी, लेकिन उसने रोका नहीं। जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे मणिपुर के बारे में। वो मणिपुर जिसको भारत का गेटवे ऑफ ईस्ट कहा जाता है, वो मणिपुर जो भारत के लिए राजनीतिक आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो भारत के लिए एक अहम योगदान देने में सक्षम है। आज ऐसा क्या हुआ कि वो मणिपुर आज चल रहा है? इसी पे मणिपुर का सबसे पहला उल्लेख महाभारत काल में मिलता है, जहाँ पर कृष्णदेवराय वेद व्यास जी ने मणिपुर को गंधर्वों का देश कहा है तथा पांडव राजकुमार अर्जुन का विवाह भी मणिपुर में हुआ था। समय बीतता गया, जब भारत में बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ तो इसका प्रभाव मणिपुर के राजाओं पर भी हुआ। वहाँ के राजा बौद्ध हो गए। धीरे धीरे यही मणिपुर जब समय बीतता गया तो जब सारा भारत कभी मुगलों के अधीन, कभी दिल्ली सल्तनत के अधीन, जब ये गुलाम था, तब भी ये मणिपुर आज़ाद था। सन 1710 में वैष्णव संतों ने वहाँ के राजा को पुनः वैष्णव धर्म में वापसी कराई तथा वहाँ के राजा उस समय वैष्णव हो गए तथा वैष्णव धर्म यानी हिंदू धर्म को राजकीय धर्म घोषित कर दिया। उसके बाद सब कुछ मणिपुर में सही चल रहा था। वहाँ पर वैसे जनजातियों की संख्या देखी जाए तो जनजातियों की संख्या बहुत अधिक है। एक दो ग्रुप नहीं, करीब 18 से 20 ग्रुप थे मणिपुर में। उनमें से जो प्रमुख ग्रुप था वो था मेइतेई ग्रुप। अगर इतिहास उठा के देखा जाए मणिपुर का, तो इसमें जो भी आज तक शासक हुए हैं सभी लोग मेइतेई समूह से ही रहे हैं। अर्थात अगर देखा जाए तो राजनीतिक व आर्थिक दृष्टि से अगर सबसे ज़्यादा किसी का विकास हुआ तो मेइतेई समूह का हुआ, क्योंकि उनके पास शासन सत्ता दोनों थी। और अगर आज के समय में देखा जाए तो मणिपुर के 60 विधानसभा सीटों में से 40 विधानसभा सीटों सिर्फ मेइतेई समूह के ही पास हैं। जो तत्कालिक मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, वो भी मेइतेई समूह से ही आते हैं। अर्थात पूर्व के समय में भी और आज के समय में भी देखा जाए तो मेइतेई समूह मणिपुर में एक महत्वपूर्ण व राजनीतिक साझेदारी रखता है। अगर हम आज के समय के मेइतेई और अन्य ग्रुपों के द्वेष भावना को, अर्थात जहाँ से इन दोनों के मध्य लड़ाइयाँ स्टार्ट होती हैं, झगड़े स्टार्ट होते हैं, अगर उसको गौर से विश्लेषण किया जाए तो हमें इतिहास में जाना होगा। सन 1891 में अंग्रेजों ने मणिपुर के शासक को हराकर उसको ब्रिटिश उपनिवेशवाद में मिला लिया। इसका फलस्वरूप क्या हुआ कि धीरे धीरे ईसाई मशीनरियाँ मणिपुर में आईं। उनके आने के कारण जो वहाँ के ट्राइबल लोग थे, अर्थात जनजातीय लोग, वो लोग ईसाई मशीनरियों के प्रभाव में आकर धीरे धीरे खुद क्रिश्चियन में बदलने लगे। वो लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने लगे और ये सब अंग्रेज़ों की एक साजिश थी। देखा जाए उनको अगर भारत में उस समय स्थिर रहना होता तो उनको कहीं ना कहीं यहाँ की या अर्थात भारत की जो लोकल पीपुल थे, अर्थात लोग थे, उनको क्रिश्चियंस में बदलना था। तभी वो राजनीतिक मानसिक रूप से
भारतीयों पर अपना शासन सुचारू रूप से चलाते रहते। धीरे धीरे इसका प्रभाव ये पड़ा कि धीरे धीरे मणिपुर में ईसाइयों की संख्या बढ़ती गई। अगर आप देखेंगे कि आज़ादी के समय मणिपुर में ईसाइयों की संख्या मात्र 15 से 20% थी, जो धीरे धीरे बढ़ के 1991 आते आते उनकी संख्या 38% हो गई। उसके बाद अगर देखा जाए तो जब 2011 की जनगणना होती है तो उस समय ईसाइयों की संख्या 42% थी। 42% अर्थात इनकी संख्या में आज भी वृद्धि हो रही है और ईसाई मशीनरियाँ आज भी सक्रिय हैं मणिपुर में, ताकि वो अपने धर्म की संख्या बढ़ा सकें। ये तो हो गया कहीं ना कहीं एक धार्मिक कारण, लेकिन आखिर अभी भी सवाल ये उठता कि आखिर कारण क्या है। इस समय जो मणिपुर शांत रहता था वो आज अशांत कैसे हो गया, उसकी अब हम चर्चा करने वाले हैं। 1947 में हमारा आज़ाद होता है। उसके बाद जो मणिपुर के शासक होते हैं, जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद से मुक्ति पाते हैं, वो भारत में जाने का फैसला करते हैं। सितंबर 1949 में वो भारतीय गणराज्य के साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन देखा जाए भारतीय गणराज्य में जुड़ने के बाद जो वहाँ का मेजर ग्रुप रहता है, यानी मैतेई समूह, वो मैतेई समूह रहता है जो वो ब्रिटिश समय मतलब ब्रिटिश काल में उपनिवेश के समय वो एसटी समूह में रहता है, यानी कि जनजाति समूह में। लेकिन देश आज़ादी के बाद मैतेई समूह को भारतीय सरकार एसटी समूह में डाल देती है। इससे क्या होता है कि आज के समय में अगर देखा जाए तो 90% जो जमीन है वो सिर्फ 42% पॉपुलेशन के पास है, यानी कि कुकी समूह के पास है। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो 10% जनसंख्या मतलब 10% जो जमीन है, जो लैंड है, उस पे मणिपुर की 52 से 55% जनसंख्या निवास करती है। यही कारण था कि 2023 में मणिपुर हाई कोर्ट का फैसला आता है। जज रहते हैं MB मुरलीधरन साहब। वो आदेश देते हैं कि क्या नाम है, मैतेई समूह को एसटी समूह का दर्जा दिया जाए। ये देखा जाए एक तरह से तो राज्य सरकार की इसमें जीत होती है, क्योंकि अगर किसी को सरकार मणिपुर में बनानी है तो उसको 40 सीटों की आवश्यकता होगी। वैसे सीटों की आवश्यकता तो 30 पड़ेगी, लेकिन जिसके साथ मैतेई समूह जाएगा सरकार उसी की बनेगी। इस वजह से राज्य सरकार ने भी देरी नहीं की और मैतेई समूह को एसटी का दर्जा देने के लिए अपनी संवैधानिक कार्यवाही करी। इसकी वजह से जो नागा, कुकी और अन्य जनजातियाँ थीं उन्होंने इसका विरोध किया, क्योंकि उनका मानना था कि मैतेई समूह की संख्या बहुत बड़ी है। अगर वो आगे उनको एसटी के दर्जा मिल जाता है एसटी समूह का, तो वो लोग पहाड़ी एरिया में भी आकर निवास करने लगेंगे, क्योंकि ऐसा भारतीय संविधान में नियम है कि एसटी जो जनजाति का क्षेत्र है उसमें अन्य कोई व्यक्ति जमीन नहीं ले सकता, यानी कि वहाँ पर जमीन की बिक्री खरीद नहीं होगी। लेकिन एसटी चाहेंगे तो वो जमीन ले सकते हैं। देखा जाए कहीं ना कहीं ये 55% जनसंख्या के साथ अन्याय था। सरकार को कुछ ना कुछ ऐसा रूल बनाना चाहिए था जिससे कि दोनों ग्रुप खुशी खुशी रह सकें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2023 के फैसले के बाद 27 मार्च 2023 को जब हाई कोर्ट का फैसला आता है, सरकार उनको जैसे ही ये घोषणा करती है कि मैतेई समूह एसटी समूह के अंतर्गत आएगा,
उसी के जस्ट बाद ऑल इंडिया ट्राइबल स्टूडेंट्स जो संघ रहता है, ग्रुप रहता है, वो इसका विरोध करने लगता है और यहीं से सारा बखेड़ा स्टार्ट होता है। इसके फलस्वरूप जो आपने वीडियो देखा होगा कि अर्थात 3 महिलाओं का नंगी परेड कराई जाती है मणिपुर में, वो इसी हिंसा का फलस्वरूप रहता है। इसका मुख्य आरोपी जो रहता है वो रहता है हरिरेम हरदास मेतेई। ये मेतेई समूह का एक व्यक्ति है जो इन महिलाओं को परेड कराता है, बहुत ही जघन्य अपराध करता है। लेकिन इन सब घटनाओं के बाद मणिपुर आज करीब 2 से 3 महीनों से जल रहा है लगभग, लेकिन राज्य सरकार आज भी चुप बैठी। उसका कारण क्या है? अगर राज्य सरकार आज बोलेगी कुछ तो उनको पता है उनकी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि 60 में से 40 विधायक मेतेई समूह के आते हैं। अगर ओवरऑल इसका कंक्लूजन देखा जाए तो राज्य सरकार चाहती तो रोक सकती थी, हिंसा को रोक सकती थी, लेकिन उसने रोका नहीं। उदाहरण के लिए आप नायक मूवी में एक सीन देखा होगा जिसमें मुख्यमंत्री अपने वोट बैंक के लिए पूरे राज्य को जलने दे रहा है। ठीक वैसा ही ऐसा इस समय मणिपुर में हो रहा है। राज्य सरकारें कुछ नहीं कर रही, वो सिर्फ बैठ के तमाशा देख रहे हैं, क्योंकि अगर उनको पता है अगर इसमें किसी ने हस्तक्षेप किया, अगर कुछ भी हुआ तो क्या नाम है, तुरंत उनकी सरकार आगे भविष्य में नहीं बन पाएगी। ये सब पॉलिटिकल खेल चल रहा है। आज पक्ष विपक्ष पे आरोप लगा रहा है, विपक्ष पक्ष पे आरोप लगा रहा है, लेकिन देखा जाए तो गलती दोनों की है। अगर देखा जाए तो गलती हम सब की है, क्योंकि हम लोगों की मानवता कहाँ गई, हम लोगों के संस्कार कहाँ गए, हम लोगों की सामाजिक मूल्य कहाँ गए, ये भी आज मैटर करता है। राज्य सरकारें आज चुप हैं, पक्ष विपक्ष को विपक्ष पक्ष को कर रहा है। यही विपक्ष और पक्ष कभी राम मंदिर के कारसेवकों को गोली चलवाते हैं तो कभी उनके ऊपर पुष्प वर्षा कराते हैं। ये सब राजनीतिक कारण है। आप ये ना देखिए कि कोई धार्मिक कारण है। जो कुछ भी कर रहे हैं ये दूसरे एथनिक ग्रुप को समर्थन पाने के लिए कर रहे हैं, ताकि इनकी आगे सरकार बनी रहे। और आज पॉलिटिक्स का स्तर ऐसा गिर गया है हमारे देश में कि सिर्फ राज्य पाने के लिए, सत्ता पाने के लिए आज राज्य सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं।